नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने मनीष सिसोदिया को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी भी सीबीआई अफसर ने सिसोदिया को भाजपा में शामिल होने की बात कही है तो उस ऑफिसर का नाम बताएं। अगर सिसोदिया ऐसा नहीं करते या तो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दें। कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भगत सिंह के साथ जोड़ने की बात का भाजपा विरोध करती है क्योंकि इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता। एक भ्रष्टाचारी का नाम देश के महान पुरुषों के साथ जोड़कर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आज भगत सिंह के परिवार के लोगों ने भी इस बात पर दुख जताया है कि एक भ्रष्टाचारी जो पिछले 3 महीनों से जेल में बंद है, उसको भगत सिंह के साथ तुलना कर उनका अपमान किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात करें, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने सिसोदिया को चुनौती दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी सीबीआई अफसर ने जो है मनीष सिसोदिया को बीजेपी में शामिल होने की बात कही है तो मनीष सिसोदिया को उसका नाम बताना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला कि अगर कोई भी ऐसा अधिकारी जो भाजपा में इनको शामिल होने के लिए कहा है तो उसका जल्द से जल्द नाम बताए और उसके बाद हम उसके पर कार्रवाई करेंगे, जो सरकार की कार्रवाई उसको करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मनीष सिसोदिया जल्द से जल्द अपना नार्को टेस्ट करवा और इस्तीफे की मांग की, क्योंकि जो भी एजेंसियां होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी भी पार्टी में शामिल होने का नाम नहीं लेती। लेकिन फिर भी अगर मनीष सिसोदिया ने अगर बड़ी एजेंसियों पर ऐसा आरोप लगाया है तो इनको जल्द से जल्द नार्को टेस्ट इन पर करवाया जाए और इस्तीफा दिया जाए। और वही बात करते हैं कि इन्होंने जैसे भगत सिंह का नाम लिया और महात्मा गांधी के राजघाट गए, उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसे नेता है कि जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी को जयंती नहीं मनाते, लेकिन फिर भी ऐसे झूठे आरोप शराब घोटाले में ये गए वहां पर। ये सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी की दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी है जो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी निशा जी। शिवम, वही बात कर ले, जिस तरीके से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने जो इस तरीके की चुनौती दी है, इसके बाद क्या आप आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे में गुजरात चुनाव को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव को देखते हुए हिमाचल में जो चुनाव है, लेकिन इस समय दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी में लगातार दोनों पार्टी दूसरे पर हमला बोल रही है। वही साहिब सिंह वर्मा ने ये भी कहा है कि प्रवेश वर्मा ने ये भी कहा है कि बीजेपी पार्टी लगातार जनता से वादा की कि हम बिजली पानी शिक्षा फ्री देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता को दुश्वार है कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी ये चाहते हैं कि एमसीडी में भी इनकी सरकार बने, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बीजेपी एमसीडी की सरकार है और वो अक्षर दिल्ली को रखना चाहती है। कहीं ना कहीं जहां जिसकी में इनकी सरकार बनी वहां इनका एकदम घोषणा फेल हो गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ऐसी कुछ हालात नहीं है इनकी। ठीक जी शिवम, वही बात कर लें, कल जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संवाददाताओं को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो सत्येंद्र जैन है और मनीष सिसोदिया हैं, उन्हें भगत सिंह के नाम से उनका नाम ना जोड़ा जाए और इसका भाजपा जो है पुरजोर विरोध करती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर वो केजरीवाल लगातार भगत सिंह के नाम को, एक शहीद भगत सिंह के नाम को लेकर ऐलान करती, वही बीजेपी लगातार इनको चुनौती दे रही भगत सिंह और महात्मा गांधी का नाम कहीं ना कहीं खराब किया जाए, क्योंकि ये सच्चे देशभक्त थे और ये सच्चे देशभक्त का नाम अगर आम आदमी पार्टी लेकर खराब करती है तो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं खाली झूठों की पार्टी है और राजनीति करने में जनता को बेवकूफ बनाने की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही एक सच्चे देशभक्त का अगर नाम लेकर बदनाम करती तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत दुखद घटना है। जी शिवम, वही इस बात पे कितनी सच्चाई है, जिस तरीके से प्रवेश साहिब सिंह ने यह भी कहा है कि जो भगत सिंह के परिवार वाले हैं उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो 3 महीने से जेल में बंद है, उनका नाम जो है, उनकी तुलना भगत सिंह से की जा रही है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। ये बात जो है प्रवेश साहिब सिंह ने कही है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में?
बिल्कुल निशा जी, आपने सही कहा, आपने सही सवाल किया, क्योंकि जो भगत सिंह के रिलेशन वाले उनसे भी बात किया गया, मीडिया द्वारा बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी ने अगर भगत सिंह का नाम शहीदे में आ गया तो उनका नाम लेकर बदनाम न करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कोई भी वो अपनी सत्ता जमाना चाहती है किसी का भी नाम लेकर, लेकिन कहीं न कहीं इनको दूर रखना चाहिए ऐसे पार्टियों का नाम लेने, शहीद भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो या पंडित जी हो, कोई भी पार्टी हो, मतलब ये जो हमारे महान पुरुष हैं उनका नाम लेकर बदनाम न करे, ये कहीं न कहीं एक दुखद घटना है। चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका नाम लेना बहुत दूर की बात है। जी निशा जी, तो ऐसे में क्या कोई केजरीवाल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया? जिस तरीके से लगातार वो भगत सिंह के साथ अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी तुलना करते हैं, तो ऐसे में केजरीवाल की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? बिल्कुल आपने सही कहा कि केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी के यही है कि हम भाई शहीद भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था, आजादी के समय लड़ाई लड़ा था, उसी के रास्ते पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त। देख भी सकते हैं कि हमने पंजाब में भी सरकार बनाई, शहीद भगत सिंह के मार्गदर्शन में बनाई है, और उनका मार्गदर्शन क्या है कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि एक सच्चे देशभक्त की लड़ाई वो लड़ते रहे, लड़ते लड़ते वो फांसी पर चढ़ गए, उसी के रास्ते हम भी एक सच्चे देशभक्त है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया की जब सीबीआई हेडक्वार्टर में जाते समय उन्होंने कहा था कि अगर हम जेल भी चले जाएं तो इसका दुख मत करना, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। क्योंकि इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम शहीद भगत सिंह के रास्ते पर दिल्ली और पंजाब और आने वाले गुजरात में भी उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, उनके ही मार्गदर्शन पर सारा कार्य करेंगे, उनका नाम लेके। जी, वहीं आज आम आदमी पार्टी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी, आज जहां तक हो सकता है कि मनीष सिसोदिया अभी गुजरात दौरे पर चुनाव चल ही रहा है, क्योंकि इनका पूरा ये है कि गुजरात दौरे को लेकर ये पूरी तरीके से विफल है और गुजरात दौरे का प्रचार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी इनका हो सकता है चुनाव प्रचार चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासत दिल्ली में इस समय दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इनके पीछे एमसीडी चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान में लगभग 50 करोड़ रुपए की मूल्य की, आपको बता दें, 7 किलो कोकीन जब्त की गई है। इस मामले में 4 विदेशियों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने दिल्ली के तिलक नगर में विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कॉकटेल का भांडाफोड़ किया है और एक महिला के पास से ट्रॉली बैग में छिपाकर 5 किलो कोकीन बरामद की है। एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि बैग को इथियोपिया के 2 लोगों ने महिला को सौंप दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि हम एनसीबी के चरित्र को बदलना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बड़े नेटवर्क और माफियाओं को पकड़ा जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले, 50 करोड़ की कोकीन जो है दिल्ली और मुंबई से जो है बरामद की गई है, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? एक बार इस पूरे मामले में पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए, मुंबई और दिल्ली की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 विदेशियों सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो इथियोपिया से 7 किलो कोकीन लेकर मुंबई के एक 5 स्टार होटल में सप्लाई करने वाले थे। इस तरह की जानकारी मिली है। पकड़ी गई कोकीन की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार मुंबई में छोटे बड़े ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी कर रही है, उनके बाद तमाम अहम जानकारियां निकाल रही है। कई सुराग मिल रहे थे, इसी सुराग के आधार पर दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिस छापेमारी के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। जिस महिला के पास से यह ड्रग्स बरामद किया गया है, वह महिला ट्रॉली बैग में ड्रग्स से लेकर मुंबई के एक होटल में जाने वाली थी, इस तरह की जानकारी मिली है। और इस जानकारी के तहत ही एनसीबी लगातार अब शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो बड़े होटल्स में सप्लाई करते ड्रग्स। जी सत्यप्रकाश, जिस महिला की गिरफ्तारी हुई है ट्रॉली बैग में जिसके जो है कोकीन जब मिली है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिला कौन है, क्या इसकी कोई पहचान हो पाई है? देखिए, जो महिला गिरफ्तार की गई वह इंडियन महिला है, इथियोपिया के जो है
जो ड्रग्स पेडलर है, उन्होंने महिला के जरिए जो है दिल्ली से मुंबई ड्रग्स पहुंचाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब निदान नामक एक ऐप लॉन्च कर रही है। इस ऐप के जरिए जेल में बंद तमाम एंटी नार्कोटिक सेल और एनसीबी के जो ड्रग्स पेडलर है उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनकी तमाम जो है जानकारियां उसमें भरी जाएगी। जैसे ही किसी भी ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी होगी, उसके जरिए जो है आगे को उनके संपर्क का और उसके स्थान का पता लगाया जाएगा। इस तरह का निदान ऐप काम करेगा जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रही है। वहीं अगर बात कर ले मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो उसके द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या जानकारी साझा की गई है? देखिए, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार मुंबई में, बॉलीवुड में, फिल्मी दुनिया में, टीवी सीरियल्स में और तमाम बड़े जो होटल्स में है वहां इस तरह के ड्रग्स के कारोबार कैसे चलाया जा रहा है उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद से लगातार जिस तरह से कई बॉलीवुड सितारे जो है गिरफ्तार हुए, कई लोगों के यहां से ड्रग्स बरामद की गई, उसके बाद से लगातार ड्रग्स का जाल मुंबई में दिखने लगा। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छोटे मोटे जो है ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करती थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि नए जो डीजी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने तरीकों को बदलते हुए बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स के कारोबारियों पर शिकंजा कसेगी। सत्यप्रकाश, वहीं गिरफ्तार किए लोगों से अभी तक क्या क्या पूछताछ कर ली गई है? देखिए, पूछताछ में यही जानकारी मिली है कि यह जो इथियोपिया से ड्रग्स कोकीन मंगाया गया था, मुंबई के बड़े होटलों में सप्लाई करने वाले थे। फिलहाल इसका सूत्र कौन है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अंदरूनी मामला होता है। कंट्रोल ब्यूरो का ऐसा कहना है कि इसका खुलासा अभी हम नहीं कर सकते कि यह ड्रग्स किस होटल में जाने थे और किसके इशारे पर यह होटल में मंगवाया गया था। इसकी जानकारी जो है कंट्रोल ब्यूरो के पास है। फिलहाल उसी के जरिए अन्य होटलों में कैसे ड्रग्स पहुंचता है इसकी जानकारी निकालने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगा हुआ है। जिस तरीके से जो कोकीन जो है जब्त की गई है, ऐसे में कितने समय पहले से ये जो महिला गिरफ्तार की गई है, कितने समय पहले से वो इस काम को कर रही थी? कितना समय उसे इस पूरे काम को करते हुए हुआ था? बिल्कुल निशा जी, देखिए, मुंबई में ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। मुंबई में बड़े होटलों में ड्रग्स का कारोबार और ड्रग्स सेवन किया जाता है खुले तौर पर, यह भी किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से एक इंडियन भारतीय महिला को आगे करके ड्रग्स की खेप जो है दिल्ली से मुंबई पहुंचाने का काम किया जा रहा था, माना जा रहा है कि महिला यह तीसरी बार ड्रग्स की खेप लेकर दिल्ली से मुंबई आने वाली थी। अब ऐसे में आंकड़ा लगाया जा रहा है कि यह महिला काफी लंबे समय से ड्रग्स के इस कारोबार में संलिप्त है। फिलहाल इस महिला के साथ और भी कई महिलाएं हैं। इस तरह की भी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगी है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उस महिला के कॉन्टेक्ट और लोकेशन के आधार पर जानकारी निकालने में लगी हुई। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीएम योगी आज गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। छठवें दीपोत्सव की समीक्षा 19 अक्टूबर यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आगमन के पश्चात लगभग दोपहर बाद रामकथा संग्रहालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के साथ साथ श्री राम मंदिर निर्माण का अवलोकन व राम की पैड़ी और सरयू आरती स्थल व रामकथा पार्क का निरीक्षण करेंगे। इसी क्रम में कल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम आदि अधिकारियों के साथ साथ पुलिस विभाग के कानून व्यवस्था एवं अधिसूचना आदि का स्थलीय भ्रमण हुआ। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से बात कर लें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। एक बार उनके इन दौरों को लेकर पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे। कल ही उन्होंने गोरखपुर वासियों को अरबों की सौगात दी।
महानगर में कई वार्ड जो पहले देहात क्षेत्र में थे उनको महानगर में समाहित किया गया। अब गोरखपुर जनपद की बात करें तो गोरखपुर जनपद के महानगर में अब 80 वार्ड होंगे। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2.12 करोड़ रुपए की लागत से बने आज उनवल नगर पंचायत का वो लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जो बाईपास है उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद ये जनता के लिए सीधे समर्पित हो जाएगा। कल उन्होंने अरबों की सौगात गोरखपुर वासियों को दे दी है और आज भी वो गोरखपुर वासियों को सौगात देंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम है वो सीधे बनारस के लिए निकलेंगे, उसके बाद लखनऊ जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे और दीपावली से पहले गोरखपुर जनपद वासियों को एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। जी गोविंद, वही बात कर ले, आज पीएम मोदी अयोध्या भी जाने वाले हैं, तो अयोध्या में क्या कुछ अहम रहने वाला है? किन किन स्थलीय चीजों का वो निरीक्षण करने वाले हैं? देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर वो अयोध्या पहुंचेंगे और जो विकास कार्य हैं वहां के निर्माण कार्य हैं उसका जायजा लेंगे। वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश देंगे ताकि तय समय सीमा के अंदर सारे कार्य पूरे हो जाए। दीपावली का पर्व है, ऐसे में अयोध्या में जोर शोर से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। इसको देखते हुए वो अयोध्या जाएंगे, वहाँ दर्शन भी करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे कि तय समय के अंदर जल्द से जल्द काम पूरे हो जाए। जी गोविंद, वही बात कर ले, पीएम मोदी का भी जो है अयोध्या में दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? दीपोत्सव को लेकर वहां जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका था और बात करें अयोध्या मंदिर प्रशासन की तो सभी पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और एक बार फिर दिए से पूरा अयोध्या जगमगा जाएगा। ये छटा देखने लायक रहेगी। इसको लेकर जो तैयारियां है वो 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी और अब अंतिम चरण में है। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और दीपोत्सव का कार्यक्रम वहां कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है। जी चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन में CYSS ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने प्रधान की पोस्ट जीती है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत मीत हेयर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे और जीतने पर आयुष खट्टर को बधाई दी है। कैबिनेट मिनिस्टर के साथ CYSS पंजाब के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक गोल्डी कंबोज भी साथ में मौजूद थे। साडा नवल भरा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ सोच नूं आइडियोलॉजी नूं रिजेक्ट किया जिन्हां ने देश नूं धर्मां जातां दे नां ते क्योंकि जो मोदी जी सेंटर च कर रहे हैं उही उन्हां जिहड़ा स्टूडेंट विंग इत्थे कर रहा सी उस आइडियोलॉजी नूं रिजेक्ट किया ते अरविंद केजरीवाल जी दी आइडियोलॉजी जिहड़ी भगत सिंह दी सोच ते साडी पार्टी चल रही है भगवंत मान जी की सोच ते वो सोच नूं एक्सेप्ट किया। सो पढ़े लिखे नौजवानों ने अज दस दिता कि जिहड़ा देश का भविख है देश का यूथ है और अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी दे नाल। मैं देखो मैं कला इत्थे थोड़ी है जो असीं पंजाब च इलैक्शन लड़े सी उदों भतीजे भी खड़े सी मुंडे भी खड़े सी आप भी खड़े सी ते उदों भी आही नौजवान सी जिन्हां ने सारिਆਂ दी गोड़ नहीं लवाती ते इत्थे भी क्योंकि जिहड़ी राजनीति है ना भी जिहड़ी परिवारवाद दी जिहड़ी बहुबली लोग ही जिहड़े अगे राजनीति च कामयाब हुंदे सी आम घरां दे धीआं पुत्तां नूं तां कहंदे सी भी केवल नारे लाउण लई जिहड़ा इन्हां नूं वरतना है ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਯੂਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋੜਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੋ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਜੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ CYS ਟੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CYS ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂੰਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ। ਪਰ ਦੇਖਿए ਗੋਡੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ CYSS ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਸੇਜ कई गए ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ले पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ले तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन में CYSS ने जो है बाजी मारी है और इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पहुंचे हैं जिन्होंने आयुष खट्टर को बधाई दी इस मौके पर। तो आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन में CYSS ने बाजी मारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि आयुष खट्टर ने प्रधान पद जो है जीता है और इसी बीच कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने आयुष खट्टर को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, बधाई दी और एक तरीके से जश्न का माहौल इस अवसर पर देखने को मिला। तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ले पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर जो है CYSS ने जो है बाजी मारी है और इस बीच जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पहुंचे जिन्होंने आयुष खट्टर को बधाई दी है। एक बार इस लेकर पूरी जानकारी। आज बात करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब का दिल मानी जाती है। अगर हम कहें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स या फिर कहें कि जो भी चेहरा पंजाब पॉलिटिक्स में आता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में एक हिस्सा लेता है। और इसी की कड़ी में हम कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ पंजाब में एक क्लीन स्वीप मारते हुए हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी नजर आई थी 92 सीटों के साथ, तो वहीं हम कह सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट इलेक्शन में भी एक बड़े मार्जिन के साथ लगभग 700 वोट्स के मार्जिन के साथ हम कह सकते हैं कि CYSS के आयुष खट्टर ने जीत हासिल की। और हम कह सकते हैं कि इस चीज से क्लियर हो गया कि जहां पे पंजाब में पंजाब के लोगों ने आम आदमी को चुना था, तो वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी जो एक हम कह सकते हैं मिनी पंजाब कंसिडर होता है, वहां के बच्चों ने कहें कि आम आदमी की जो स्टूडेंट इकाई है उसको चुना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक मेजर बूस्ट हमें इसी तौर पर हम कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी में यहाँ भी हम कह सकते हैं कि आम आदमी के नजर आ रहा है। तो वहीं आयुष खट्टर के जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर गुरमीत मीथेर वहां पहुंचे। तो उसके अलावा हम कह सकते हैं कि CYSS के पंजाब प्रधान और आम आदमी पार्टी से विधायक गोल्डी कंबोज वो भी वहां पे पहुंचे थे। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हर एक बड़े शख्स ने बधाई दी। हम कह सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बधाई आई है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आयुष को जीतने में बधाई दी। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स कितनी है, क्योंकि एक क्लियर कट मेजर होता है कि पंजाब का क्या यूथ सरकार को पसंद कर रहा है। और यहाँ पर CYSS को जिता के एक चीज क्लियर कट नजर आ रही है कि पंजाब के यूथ ने हामी भरी है, पंजाब का यूथ चाहता है, वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। और इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार जो हम कह सकते हैं कि छात्र संघ में इलेक्शन लड़ रही CYSS को जिताया है और एक बड़ी मार्जिन से जिताया। तो हम कह सकते हैं कि क्लियर कट नजर आ रहा है कि पंजाब के लोग किसे फेवर कर रहे हैं और पंजाब का यूथ किसे फेवर कर रहा है। अमित, वही बात कर लें, इस बड़ी जीत के बाद जो है आयुष खट्टर से ANB न्यूज़ ने खास बातचीत की है, तो इस दौरान आयुष खट्टर द्वारा क्या कुछ कहा गया, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए आयुष खट्टर से मैंने बकायदा जीतने के बाद ठीक हमने बात की थी, वो काफी ज्यादा खुश नजर आए थे। उन्होंने चीज बार बार बताई कि अगर हम कहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटीज में भी कई रिवायती पार्टियां हैं जो लगातार पुराने समय से स्टूडेंट विंग को रिप्रेजेंट करते, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते लगातार जीतती आ रही थी, पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर नहीं रही थी। उन्होंने बात की NSUI, SOI, इनसो अलग अलग पार्टी जीते, उन सबका ही उन्होंने नाम लिया और जिक्र किया AVP तक। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टी जीतती तो आ रही हैं पर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं कर रही। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र पंजाब यूनिवर्सिटी
के लिए खुद कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अब जब CISS आई है तो अब वो कोशिश करेंगे कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी को जो फंड्स की शॉर्टेज है उससे निपटने की कोशिश करेंगे। वो खुद बात करने की कोशिश करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेके, जैसे कि खुद हम कह सकते पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मीथिया राय, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कहेंगे कि प्लीज फंड्स प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच में जो कह सकते बातचीत का एक जरिया है वो ज्यादा ओपन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो खुद एज क्योंकि प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए तो उनमें स्टूडेंट काउंसिल के अलावा कह सकते हैं कि सेनेट में भी उनकी सीट होती है और सेनेट में भी अपनी बात रख सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि नुमाइंदा स्टूडेंट्स का वो भी रिप्रेजेंट करेगा और पंजाब से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय हेल्प चाहिए वो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि खुद से ही मान सरकार की हम शुरू से बात करें तो वो एक पॉजिटिव एजुकेशन अप्रोच लेके चल रहे हैं, चाहते हैं कि जितना हो सके एजुकेशन डेवलप हो। तो इससे हम कह सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑल ओवर एक मेजर अपग्रेड मिलने को मिलेगा। पर वही हम गोल्डी के मुद्दे से बात करें तो हॉस्टल्स का मुद्दा उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो हॉस्टल्स का इशू रहता है उसके ऊपर काम करवाया जाए और हॉस्टल को लेकर जो जरूरत है वो कदम उठाया जाए। जी बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी होने से पहले ही नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवा दिए हैं और मंडी जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह 8वीं बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में उतरेंगे। 21 अक्टूबर को 11 बजे के बाद वो धर्मपुर SDM कार्यालय में नामांकन का पर्चा भरेंगे। 21 को ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री कोल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर मंडी सदर से 11:30 बजे नामांकन भरेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सराज के कुथा से 11 बजे करीब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके अलावा मंडी के बलहा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी 10 बजे और भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी दोपहर 1:30 बजे नेरचौक स्थित SDM कार्यालय में नामांकन करेंगे। राणा आशा कुमारी और रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और सुक्खू 21 को, कोल 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस के मौजूदा विधायक राजेंद्र राणा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिमाचल से। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ले, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने से पहले ही जो है नामांकन दाखिल करने की बात आ रही है, तो कौन कहां से नामांकन दाखिल करने वाला है और किस दिन नामांकन दाखिल करने वाला है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, कांग्रेस और भाजपा की प्रत्याशी जब जारी नहीं हुई थी तभी जो है प्रत्याशियों ने अपने अपने पंडितों से मुहूर्त निकालकर एक नामांकन की जो तारीख थी वो तय कर दी थी। हालांकि कांग्रेस की कल देर रात को सूची आ चुकी है, भाजपा की आज संभावित सूची आनी है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नामांकन करने जा रहे हैं सिराज से, और उसके अलावा जो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 22, 23 और 24 ये 3 दिन यहाँ पे अवकाश रहने वाला है, तो ऐसे में यहाँ इन तीनों में नामांकन संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अधिकतर जो प्रत्याशी है उन्होंने 19 से लेकर 21 अक्टूबर तक, मैक्सिमम जो प्रत्याशी भाजपा के हैं कांग्रेस से 20 और 21 अक्टूबर को नामांकन करने जा रहे हैं। इसमें जैसे आपने भी बताया कि कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है कोल सिंह ठाकुर है, 7 बार MLA रह चुके हैं, वो भी जो है कल 21 अक्टूबर को अपना नामांकन 20 को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। सुक्खू और आशा कुमारी, रोहित ठाकुर ये 21 तारीख को जो है अपना नामांकन करेंगे। इसी तरह से जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विक्रम ठाकुर है, निवर्तमान उद्योग मंत्री हैं, वो 20 तारीख को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो दिग्गज प्रत्याशी हैं उन्होंने पहले ही अपनी नामांकन की जो तिथियां थी वो तय कर दी थी, जबकि सूची जारी नहीं हुई थी। हालांकि कांग्रेस की देर रात सूची आ चुकी है एक, और उसमें अधिकतर जो सिटिंग विधायक है वही जो है उनको ही आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। हालांकि भाजपा की जो संभावित सूची है आज कहा जा रहा है कि वो शायद आज जारी हो सकती है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात करें, आज भाजपा की भी अपनी लिस्ट जो है भाजपा जारी कर सकती है, और कल वही बात कर ले तो कल कांग्रेस ने भी देर रात को अपने 46 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 46 सीटें हैं वो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सिटिंग MLA है, 23 सिटिंग MLA है इस वक्त कांग्रेस के, उनको उनके ऊपर दाव खेला है। और उसके अलावा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जहाँ पे कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी टक्कर नहीं थी, क्योंकि आप एक बात देखेंगे कि कांग्रेस ने कहा था कि जो 2 बार हार चुके हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। हालांकि शाहपुर से केवल सिंह पठानिया और भटियात से कुलदीप सिंह पठानिया 2 बार हार चुके हैं, उन्हीं पर जो है इस बार फिर कांग्रेस ने दाव खेला है। भाजपा की बात करें तो भाजपा में कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव
सूची में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके तो टिकट कट ही सकते हैं। कुछ मंत्रियों के टिकटों पे भी यहाँ पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि या तो उनकी सीट बदली जाएंगी, क्योंकि भाजपा जो मिशन रिपीट पे निकली है उसका कहना है कि उसका मानना है कि जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोकल एमएलए होते हैं, उनका अपना जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, लोग नाराज होते हैं, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए वहां पे नया चेहरा उतारने की कवायद भाजपा शुरू करने जा रही है। हालांकि कितना बड़ा बदलाव भाजपा की सूची में होता है, ये भाजपा की सूची जारी होगी उसके बाद सामने आ पाएगा। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर को जांजगीर चांपा जिले के विधानसभा पामगढ़ अंतर्गत ग्राम कोनारगढ़ और केरा में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करेंगे और वे इस दौरान शिवरी नारायण में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और महानदी आरती में भी वो भाग लेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बघेल 19 अक्टूबर को 10 बजे विकास खंड डबरा के चंद्रपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे और 11:05 पर चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इसके पश्चात 11:30 बजे चंद्रपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे आरसमेटा हेलीपैड तहसील अकलतरा पहुंचेंगे। वे दोपहर 12:05 पर जांजगीर चांपा जिले के विधानसभा पामगढ़ अंतर्गत ग्राम कोनारगढ़ पहुंचेंगे और वहां लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात दोपहर 1:55 पर आरसमेटा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 2:10 पर मेला ग्राउंड शिवरी नारायण हेलीपैड पहुंचेंगे और 2:20 पर विधानसभा पामगढ़ के ही ग्राम केरा में ग्रामीण से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार भेंट मुलाकात का जो दौर है वो निश्चित तौर पे चलते जा रहा है और जांजगीर जिला मुख्यतः रूप से आज पामगढ़ में मनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे जांजगीर जिला के विधानसभा पामगढ़ में जो आयोजित किया गया है वो कोनारगढ़ तथा केरा के ग्रामीणों से भेंट मुलाकात का आयोजन का भव्य आयोजन भी किया गया है। निश्चित तौर पे इसमें पहले शिवरी नारायण भगवान की श्री राम प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, उसके पश्चात महानदी की आरती में भाग लेंगे और चंद्रपुर में लगे अधिकारियों की जो समीक्षा बैठक है उसमें भी भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो भेंट मुलाकात का जो दौर है तो आम जन से जुड़ा हुआ है। आम जन जो अपनी जो मांगे हैं, खासतौर से अपने मुखिया से मिलने की जो कल्पना करते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक किसान नेता होने के साथ साथ आम लोगों के पास में जाकर के बैठने की जो उनके पास एक अद्भुत गुण ही माना जा सकता है, जो मुख्यमंत्री पद में रहते हुए भी आम लोगों के पास में जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी जाकर के मुलाकात करते हैं। ये अपने आप में भी अलग करता है और लोगों की बात सुनते हैं और तत्काल निदान करते हैं। ये भेंट मुलाकात का आयोजन निश्चित तौर पे बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है। सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय सचिव जल संसाधन की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि परियोजना के धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्ष भर 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। बता दें कि जमरानी बांध परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने की जो स्वीकृति है वो मिल गई है।
जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का भी उनके द्वारा आभार जताया गया है। तो आपको बता दें कि जमरानी बांध परियोजना का रास्ता अब एक तरीके से खुल गया है और कल इसे लेकर जल शक्ति मंत्री ने एक बैठक की, जिस बैठक में जमरानी बांध परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने पर मुहर लग गई है और आपको बता दें इसे स्वीकृति मिल गई है। तो इस बैठक में कल इस परियोजना को लेकर काफ़ी अहम फैसला जो है लिया गया है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो है पीएम मोदी का और जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।